टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेई स्कूल में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने खुद के स्ट्रगलिंग फेस के बारे में कि कैसे मैंने अपने स्ट्रगलिंग फेस को खत्म किया था और कैसे मैंने यूपीपीसीएल एई के अंदर सिलेक्शन लिया था। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स थे यूपीपीसीएल एई के एग्जाम में। जो बच्चे मुझको नहीं जानते, मेरा नाम सुभाष है और मैं करंटली आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की स्ट्रगलिंग फेस को कट डाउन करने के लिए। इसके अलावा मेरे 13 एग्जाम्स के अंदर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 रही है, जैसे यूपीएससी लेक्चरर, एनबीसीसी एसपी, आईटीपी डीएम, डीएमआरसी एएम, यूपीपीसीएल एई, एचपीसीएल पीई, एचआरएल पीई, एनआईटी उत्तराखंड एट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, और आप लोग आरआरबी जी और भी बहुत सारे एग्जाम से मैंने जो रिजल्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। देखिए, शुरुआत होती है 2015 जब मैं बीटेक करके मैं पास आउट होता हूँ। और शुरू से ही मेरा, जब मैं 2014-2013 में था बीटेक में, तो मेरा एक यूपीपीसीएल में एई बनने का एक सपना था। मुझको लगता था कि यार कि मैं कैसे ना कैसे करके मैं यूपीपीसीएल में एई बन जाऊँ। 2015 के अंदर भी यूपीपीसीएल का रिक्रूटमेंट हुआ था, 16 के अंदर भी रिक्रूटमेंट हुआ था। और जो मैंने इसके पास्ट ईयर के पेपर देखे थे, उससे मुझको ये लगता था कि यार शायद मैं अगर इसके लिए एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करूँगा तो शायद मैं इस एग्ज़ाम को निकाल पाऊँगा। बट फिर भी मुझको 1.5 से 2 साल का स्ट्रगल लग गया इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। देखिए, क्या था कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो मैंने वही एज़ यूजुअल जो बाकी लोग करते हैं और जो बाकी इंस्टीट्यूट करवाते हैं, गेट के प्रीवियस ईयर, आईएएस के प्रीवियस ईयर, जेबी गुप्ता, आरके राजपूत, इन्हीं बुक को मैं करता था। और इन्हीं को मैं प्रैक्टिस करते हुए मैंने 2015 का पेपर दिया था, और फिर मैंने 2014 का पेपर देखा ही था मैंने, और 16 का पेपर मैंने दिया था। तो मुझको ये तो पता लग गया था कि यार जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए तो नहीं बनी हुई है। इससे खाली मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है, बट एग्ज़ाम निकालना ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा। ये एग्ज़ाम की मर्सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर ने एग्ज़ाम ने मुझे मर्सी दी तो शायद मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, और अगर मर्सी नहीं दी तो शायद एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और शायद यही कुछ हाल आजकल के बच्चों का भी हो रहा है कि वो भी एग्ज़ाम के मर्सी के ऊपर डिपेंड है कि अगर एग्ज़ाम जेबी गुप्ता, आरके राजपूत टाइप का आ रहा है या वाईसीटी के टाइप का आ रहा है तो ही एग्ज़ाम निकलेगा। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो जब मैं 2-2.5 साल के अंदर मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, और एग्ज़ाम्स में जब मैं अच्छी तरीके से मैं थक हार गया, किसी एग्ज़ाम में 1.5 मार्क्स, किसी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स, किसी एग्ज़ाम में 3 मार्क्स, तो मुझको ये बात तो समझ में आ गई कि यार जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर शायद मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहा होता तो शायद मैं इतने एग्ज़ाम्स के अंदर तो फेल नहीं होता, और शायद मैंने 14 से लेके शायद मैंने 14 और 15 से लेके 16, 16.5 तक, 2016 के 16.5 तक मैंने करीब 10 या 12 एग्जाम दे चुका था, और सारे एग्जाम्स में नियरली में किसी में 10 नंबर, किसी में 12 नंबर, किसी में 15 नंबर मार्क्स से रह जाता था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ क्योंकि यार मेरे सारे बच्चों की, जो सारे मेरे साथ दोस्त थे, उन सबकी जॉब लग गई थी। घर वालों ने भी मुझे बोल दिया था कि बेटा अब तू प्राइवेट जॉब की तैयारी कर ले, अब तेरे बस की बात नहीं है। तो जब ये ऐसा मोड़ आता है तो बच्चा और एक स्टूडेंट बहुत अकेला फील करता है, क्योंकि घर वाले भी उसका सपोर्ट छोड़ देते हैं, दोस्तों की भी जॉब लग जाती है, और जॉब लगने के बाद सब बदल जाते हैं। और जिस इंस्टीट्यूट का, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लूँ, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जिससे मैंने ना पढ़ा हो, जिसके नोट्स मैंने ना बनाए हो, लेकिन सारे के सारे वेस्ट ही गए, जैसे आप लोगों के साथ हो रहा है। आप लोग ने भी लिटरली हर इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लिया, जो बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो छोटा से छोटा इंस्टीट्यूट है। जब सब कुछ फेल हो रहा था तो मैंने सोचा कि यार अब मुझको करनी तो प्राइवेट जॉब है, चल क्यों ना एक बार बैठ के मैं ये एनालिसिस कर लूँ कि यार मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, और मैं अपनी ईगो को साइड में रखूँ। क्योंकि मेरी पहले ईगो ये होती थी कि यार मुझे सब कुछ आता है, हमेशा मेरी 15-16 में यही पूरी ईगो होती थी, यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं अपने कॉलेज का टॉपर हूँ, मुझे सब आता है। तो मैंने सोचा कि यार चल ठीक है, अब इतना आने के बावजूद जब सिलेक्शन नहीं हो रहा और जब प्राइवेट जॉब का ही हाथ थामना है, तो एक बार चल मैं अपना एनालिसिस करके देख लेता हूँ आखिरकार मैंने अपने जीवन में क्या क्या गलती की। क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना ही गलती था, या इतने ज़्यादा लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि सीट कम आ रही है। क्योंकि कभी कभी मैं सीट को भी दोष देता था, मैं अपनी प्रिपरेशन को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीट कम आ रही है इसलिए मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने कुछ पॉइंट्स को मैंने फिगर आउट किया। जैसे जो एग्जाम का ट्रेंड था उसमें एग्जाम कुछ भी पूछ ले रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन भर दे रहा है, हमारे अंदर तो पीओसी भी आता था, कम्युनिकेशन भी आता था, उसके क्वेश्चन भर दे रहा है, ठीक है, एमएफटी के क्वेश्चन भर दे रहा है। और जब मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि यार मुझे ये सब पढ़ी ही नहीं, मैं सब्जेक्ट सही से, ना मैंने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा, ना मैंने कम्युनिकेशन सही से पढ़ा, ना मैंने एमएफटी पढ़ी, ठीक है, ना मैंने पावर सही से पढ़ के गया। तो मैंने पढ़ा क्या? जब मैंने ऐसे सब्जेक्ट तो छोड़ दिए जिससे 30-35 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते, तो मैंने पढ़ा क्या मैंने हर साल लोगों की तरह सर्किट थ्योरी, मशीन, पावर सिस्टम को रिपीट किया जिसके कुल 40 क्वेश्चन आने। और मैंने बाकी सब्जेक्ट मैंने काम कहाँ किया? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने फ्लिप फ्लॉप वगैरह कुछ पढ़ा नहीं, कन्वर्जन वगैरह पढ़ा नहीं, ठीक है, सीमॉस, एनमॉस, पीमॉस पढ़ा नहीं, मैंने कुछ भी टीटीएल वगैरह पढ़ा नहीं। तो सिलेक्शन कैसे होगा? जब मैंने ये फिगर आउट किया कि मैंने टेक्निकल में इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दी, और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जब भी नया क्वेश्चन आता था मैं एग्जाम में फंस जाता था। मैं उस क्वेश्चन को, कोई भी नया क्वेश्चन देखने के बाद मेरी ये पॉसिबिलिटी थी कि मैं 100 में से 99% होता था कि नए क्वेश्चन को देख के मैं गलती करता था। और अगर वो एग्जाम जब मैं दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन सबसे पहले अपेयर हो गया 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे जो मैंने नहीं पढ़ रखे हैं, तो मेरा वो क्वेश्चन तो मैं गलत करता था। इसके अलावा जो भी आसान से क्वेश्चन होते थे वो अंडर प्रेशर होकर, अंडर कॉन्फिडेंस होकर मैं उन क्वेश्चन को भी गलत कर देता। तो ये सारी चीज़ें मैंने टेक्निकल की फिगर आउट की।
और नॉन टेक्निकल में मैंने देखा कि जीएस पोर्शन मेरा पूरा रद्दी था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि जीएस में करूँ क्या। कभी वो पूछ रहे भैया कितने ग्रह हैं, मुझे वो भी नहीं पता लगता था, क्योंकि मैं टेक्निकल में ही ज़्यादा खुश रहता था। तो मैं देखा कि जीएस भी इन 20 मार्क्स का आता है, मुझे उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, और जब मैं हर इन चीज़ों के थोड़े थोड़े मार्क्स को इंक्लूड करूँगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और वही साल था जब यूपीपीसीएल और बाकी सभी एग्जामों ने नए क्वेश्चन डालने की शुरुआत कर दी थी। वो आर के राजपूत, जेबी गुप्ता वाला जमाना चला गया था। फिर मेरे मन में और ये था कि यार एग्जामिनर कहीं से तो क्वेश्चन बना रहा है, तो मेरा मकसद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को समझूं कि आखिरकार ये एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना रहा है। तो मैंने धीरे करके मैंने सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू और जो अभी के जो नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे उनको पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर मैंने अपने ध्यान में देखा कि ये तो मुझे खाली 50% ही कवरेज करवाएंगे, बाकी 50% जो नए क्वेश्चन जो अब आने वाले हैं मुझे उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो मुझको मैंने क्या किया, मैंने सारे सब्जेक्ट को दोबारा से कंप्लीट किया, और मैंने इस हिसाब से कंप्लीट किया कि चाहे एग्जामिनर उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले तो भी मैं कर पाऊँ, चाहे एग्जामिनर उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन डाल दे तो भी मैं कर पाऊँ, चाहे न्यूमेरिकल डाल दे तो भी मैं कर पाऊँ, और चाहे वो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन डाल दे, ट्रेनिंग टाइप के क्वेश्चन डाल दे, न्यू कंसेप्ट के क्वेश्चन डाल दे तो भी मैं इन क्वेश्चन को कर पाऊँ। तो मैंने ऐसे करके इन चीज़ों को अपने फिगर आउट किया। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी कि मैंने सब कुछ तो प्रिपेयर कर लिया, बट अब मुझको कंटिन्यूस होकर सब कुछ को रिवाइज करना है और अपने बार बार नोट्स के ऊपर ही फोकस करना है। मैं टेस्ट सीरीज में थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ, स्टार्टिंग से कोई पहली बार नहीं है, स्टार्टिंग से मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम में सिलेक्शन तभी होगा किसी बच्चे का जब उसको सेम टाइप के क्वेश्चन या जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। इसलिए मैं कभी टेस्ट सीरीज में विश्वास नहीं रखता हूँ, और ना मैं आप देखेंगे तो मेरी जनरली टेस्ट सीरीज आती भी नहीं है इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को मैंने फिगर आउट किया और इनके ऊपर मैंने लगातार वर्कआउट किया फॉर कंटिन्यूसली 6 मंथ, और फिर उसके बाद मैंने सिलेक्शन लिया। और वहीं से शुरुआत की मैंने जेईई स्कोरर की, क्योंकि मुझे समझ में आया कि यार ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि यार उनको अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को कैसे खत्म करना और कैसे उनको सिलेक्शन के फेस में एंटर करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी भी 2016 के पास आउट हैं, 17 के पास आउट है, 18 के पास आउट है, और 5-6 साल हो चुका है लेकिन अभी भी उनका स्ट्रगलिंग फेस खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे एग्जाम्स दिए। सारे एग्जाम जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैंने 13 एग्जाम्स के अंदर में टॉप किया, चाहे मैं HPCL पी की बात करूँ, चाहे मैं HRL पी की बात करूँ, चाहे मैं UPSC लेक्चरर की बात करूँ, NBCC SP की बात करूँ, ITP और DM की बात करूँ, और DMRC AM की बात करूँ, किसी भी एग्जाम की बात करूँ, मैं RRB जेईई से लेकर जो भी आप एग्जाम बोले, NIT उत्तराखंड का बोले, ठीक है, मैंने हर एग्जाम्स को मैंने इसलिए दिया ताकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि अगर आप लोग एक बार अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। बस खाली आपको बस खाली फोकस करना है तो अपने ऊपर, और एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, और ये बात मेरी याद रखिएगा, जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप लोग किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। और जो ये 50% जो नए टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं और जो लगभग आप हर एग्जाम्स के अंदर बन रहे हैं, आपको इसके ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, पढ़ते आप लोग सब हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बट सिलेक्शन देख रहे हैं किसी चुनिंदा बच्चों का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने उतनी एफर्ट नहीं की, बट क्या आपकी एफर्ट उस राइट डायरेक्शन में थी, क्या आपकी एफर्ट क्या उस राइट जगह पे थी, राइट पाथ पे थी जहाँ जो आपका सिलेक्शन करवाए। देखिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको एक राइट मेंटोर की जरूरत होती है, और उसी लिए मैंने जेईई स्कोरर को एस्टैब्लिश किया था कि आप लोगों को समझ में आए कि यार जेईई स्कोरर का काम क्या है, जेईई स्कोरर क्यों बना हुआ है। हम लोगों ने ऑलरेडी यूपीपीसीएल एई 2022 के अंदर में 17 बच्चों को सिलेक्शन दिया था। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी आई थी जिसका 2022 के अंदर रिजल्ट आया था, तो 25 बच्चों को सिलेक्शन दिया था। उसके पीछे का लॉजिक यही था कि जो कमी आप लोगों के अंदर है वही कमी मेरे अंदर थी किसी स्टेज पे, और शायद मैंने उन कमी को ओवरकम करके मैंने इतने सारे डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर मैंने सिलेक्शन पाया था। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए चाहे आपने मेरा इंटरव्यू सुना हो, चाहे मैंने और जो 4-5 बच्चों का यूपीपीसीएल में इंटरव्यू अपलोड किया था उनका सुना, और भी मैं बाकी 11-12 बच्चों के इंटरव्यूज अपलोड करने वाला हूँ डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन में अपलोड करूँगा। तो आपको एक बात कॉमन मिलेगी, सब आपको कह रहा है कि आपको नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, बट उनसे आपका जो कंसेप्ट बिल्डिंग जो डेवलप हो रहा है और जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है वो कहीं पर भी आपका डेवलप नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना, और आपको नॉन टेक के ऊपर भी फोकस करना है। और उसी के तर्ज पर मेरे सारे जो लेक्चर्स हैं वो डिजाइन होते हैं, तो मैंने वो सारा ऑलरेडी आप लोगों को दिखा रखा है। जितने बच्चे नए हैं आप लोग जाके मेरे यूट्यूब के कंटेंट को फॉलोअप कर सकते हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जरूर डेवलप होगा, जरूर बिल्डअप होगा, यही मेरी आशा है। और मैं सारे बच्चों को जो भी यूपीपीसीएल एई या यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं या जो जेईई वाले बच्चे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग ब्लाइंडली अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, और जो मैं कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ उसके ऊपर ट्रस्ट रखें। इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी लोग खाली बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, मैंने ये इंप्लीमेंट किया इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। देखिए कहना, होना और करना तीनों में बहुत अंतर है। कह तो सबको ही लेता है, बट जो करके दिखाए वही असली हीरो होता है।
तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी। सारे बच्चों को यूपीपीसीएल AE 2023 के लिए बेस्ट विशेष। इस बार अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और मैं आप लोगों को ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी बच्चा मुझको फॉलो कर रहा है, आप लोगों का इस बार यूपीपीसीएल AE 2023 में श्योर शॉट मैं आप लोगों को सिलेक्शन दूंगा। यही मेरा एक प्राइम एम है जिसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। भाई एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।